नोटिस। तो कोई भी वर्क करवाने के लिए सबसे पहले कोई भी डिपार्टमेंट जो है टेंडर नोटिस निकालता है। टेंडर नोटिस में ही सारे चीज टर्म्स एंड कंडीशन बताए रहते हैं कि आप टेंडर कैसे डालोगे, क्या अर्नेस्ट मनी डालना होगा, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना होगा, वो सारी चीज दिए रहती है। कब आपको टेंडर फॉर्म मिलेंगे, कब आपको टेंडर को सबमिट करना है, ये सारे चीज उसमें जो है कि दिए रहते हैं। तो जो चीज दिए रहते हैं कि जैसे पहला है कि नेम ऑफ द अथॉरिटीज इनवाइटिंग टेंडर। जो डिपार्टमेंट या जो अथॉरिटी टेंडर अगर ज्वाइन सब उस समय से किया नहीं, अभी कर रहा है, तो सबसे पहला चीज तो होता है कि जिस डिपार्टमेंट से टेंडर निकल रहा है उसका हेडिंग में सबसे पहले ऊपर उसी का नाम दिया हुआ रहता है। उसके बाद नेम ऑफ वर्क, क्या नाम है और उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे ये काम होना है, कौन सा काम होना है, उसका हेडिंग दिया हुआ रहेगा और किस जगह पे होना है। कि जैसे सपोज करो कि तुम्हारे पॉलिटेक्निक में एक बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल कुछ भी बनना हो तो उसमें लिखा हुआ रहेगा राजकीय पॉलिटेक्निक गया में 200 छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य। इसका मतलब लोकेशन हो गया कि राजकीय पॉलिटेक्निक में, और जो नेम ऑफ वर्क है तो वो छात्रावास का निर्माण। तो इस तरह से लिखा हुआ रहता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट, क्या उसका कॉस्ट है, कितने का है, करोड़ों कितने करोड़ का है, कितने लाख का है, वो भी उसमें दिया हुआ रहेगा। टाइम ऑफ कंप्लीशन, कि आप इसको कब पूरा करोगे, कितने दिनों के अंदर पूरा करना है, या तो ईयर में भी दिया रह सकता है, या तो डेट दिया रह सकता है, कितना तारीख से कितना तारीख के बीच में काम कर लेना है। अगर छोटे वर्क रहेंगे दिए हुए तो आपको रहेगा कि इतना तारीख तक आपको उसको खत्म कर देना है। बड़े वर्क रहेंगे तो आपको 6 मंथ, 1 ईयर, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 2 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन रहता है। कॉस्ट ऑफ कंप्लीट सेटअप ऑफ टेंडर फॉर्म, है ना, उसमें ये भी दिया हुआ रहता है कि आपको जो टेंडर फॉर्म मिलेंगे जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे रहते हैं, जो टेंडर फॉर्म में जो रेट डालने का है आपका वो फॉर्म भी उसमें होता है। स्पेसिफिकेशन का जो होता है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना है वो भी उसमें होता है। और आपको अर्नेस्ट मनी के लिए, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए बहुत सारी चीज उसमें दिए हुए रहते हैं। जो पूरा टेंडर फॉर्म होता है, कंप्लीट टेंडर फॉर्म होता है, वो भी उसका दिया हुआ रहेगा कि उतना उसका कॉस्ट है, आप उतना जमा करके उसे ले सकते हैं। डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ टेंडर, किस तारीख को कितने बजे तक आपको वो टेंडर फॉर्म अवेलेबल होगा और कहां पर होगा। जैसे अगर बिल्डिंग डिवीजन का कोई काम होता है ना, तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि आपको फॉर्म ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ भी मिले, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है वहां भी, ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ भी मिले, ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर के यहाँ मिले, हो सकता तीनों जगह मिले। अगर बहुत बड़ा काम होता है तो उस परिस्थिति में छोटे पदाधिकारी से लेके बड़े पदाधिकारी तक तीनों जगह फॉर्म आपको अवेलेबल हो रहता है, और ड्रॉप भी आप तीनों जगह कर दे सकते हैं। ऐसी भी स्थितियां होती है। ये कोई जरूरी नहीं कि अगर गया का वर्क है तो हमको सिर्फ गया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ ही ड्रॉप करना है, वो पटना में चीफ इंजीनियर के यहाँ भी ड्रॉप हो सकता है। वो कंडीशन रहता है, वो क्वांटम ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है कि कितने का काम है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसमें ये भी लिखा रहता है अमाउंट ऑफ अर्नेस्ट मनी, कि आपको अर्नेस्ट मनी कितना % जमा करना होगा। जनरली हम लोग पढ़े होंगे पहले भी शायद कि 2% हमें अर्नेस्ट मनी जमा करना पड़ता है। वैलिडिटी ऑफ टेंडर, तो टेंडर की वैलिडिटी कितने दिनों तक है
वो भी रहता है कि जैसे कि आप जिस दिन आपको खुलता है, अगर टेंडर किसी तरह से जिस दिन ओपन होता है टेंडर, आप सबमिट करते हो, आपका टेंडर ओपन होता है, तो बनाया हुआ रहता है कि 30 डेज to 90 डेज ऐसा कुछ बनाया रहता है कि इतने दिनों तक आपका वैलिड रहेगा। उसके बीच में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट और अगर कुछ पेपर्स आपको म्युनिसिपल प्लांट का जमा करना है, चाहे कुछ भी हो, तो वो देना रहता है। तो हम बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, वैलिडिटी ऑफ टेंडर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड व्हेन ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस। क्या क्या जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए जब हम टेंडर नोटिस तैयार करते हैं। टेंडर नोटिस जो ऊपर का जो चीज है वही टेंडर नोटिस में रहता है। इसको तैयार करते समय उसके पहले ऑलरेडी डिपार्टमेंट में पदाधिकारी और कर्मचारी लोग मिल करके सारी चीजों को गौर करते हुए वो ड्राफ्टिंग करते हैं एक टेंडर नोटिस, है ना। जो बात जब सारी चीजें तैयार हो जाती है तभी जो है बाहर भेजा जाता है, वो न्यूज़पेपर में या तो ऑफिस में बाहर बोर्ड पे चिपकाया जाता है, जहां भी होता है। लेकिन उसके पहले सारी प्रोसेस से टेंडर तैयार कर लिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तभी वो काम किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब कोई काम करना होगा, मुझे लगता है पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड फाइनेंशियल अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स आर अप्रूव्ड। जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो जाता है, टेक्निकल सैंक्शन हो जाता है, फाइनेंशियल अप्रूवल हो जाता है, तभी आप ये सारे काम शुरू करते हैं। क्योंकि उस बीच में प्रोसेस चलता है कि इसमें पैसा है या नहीं है। तो टेक्निकल सैंक्शन, फाइनेंशियल अप्रूवल जब सारे वर्क हो जाते हैं, उसके बाद हम उसको टेंडर करने के लिए बैठते हैं। वो हमारा ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, अगर बड़ा काम है तो ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर में हम लोग टेंडर पेपर बनाने के लिए बैठते हैं। सेकंड, बिफोर एनआईटी पब्लिशिंग। एनआईटी मतलब हुआ कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, कि जो आप नोटिस निकाल रहे हैं टेंडर की इनवाइट करने के लिए, उसको कहते हैं एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। बोलचाल की भाषा में लोग बोलता है कि एनआईटी कब से मिल रहा है, तो एक्चुअल बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं कि एनआईटी, लेकिन वो नोटिस है कि आप जो एनआईटी जा करके आप देखें और देखने के बाद आप तय करें कि आपको कहाँ जाना है, कितना आपको पैसे लगेंगे उस डॉक्यूमेंट्स को खरीदने के लिए, है ना। ये चीज आपको एनआईटी में अवेलेबल होगा। तो बिफोर एनआईटी पब्लिशिंग, जब एनआईटी का जो पब्लिश पेपर में डालने से पहले, द डिविजनल अकाउंटेंट, जो डिविजनल माने कि डिविजनल ऑफिसर कौन होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसी को कहते हैं हम लोग डिविजनल ऑफिसर। तो वहां जो अकाउंटेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिविजनल अकाउंटेंट। वो क्या करता है कि सेल्फ वेरीफाई अर्नेस्ट मनी कंप्लाई टू द टेंडर एज पर रूल एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आल्सो। वो देखता है कि उसमें जो हमारा है अर्नेस्ट मनी जितने अमाउंट का होना चाहिए, जो हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसके अनुसार अर्नेस्ट मनी उसमें लिखा गया है या नहीं, या सिक्योरिटी मनी के लिए जो डिमांड किया गया वो लिखा गया है कि नहीं, वो उसको चेक करता है। माने जो भी टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑफिसर से लेके क्लर्क से लेकर के सारे के टेबल से गुजरता है वो। टेंडर नोटिस शुड क्लियर स्टेट द नेम ऑफ वर्क। टेंडर नोटिस में जो है कि आपको नेम ऑफ वर्क स्टेट होना चाहिए एकदम साफ तौर पर कि ये काम आपको करना है। जितने सैंक्शन एस्टिमेट का है ना, वो, और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, एक्चुअल में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो किया हुआ रहता है, जितना का सैंक्शन होता है वही उसमें पब्लिश किया जाता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने एस्टिमेट ज्यादा का किया, लेकिन फिर पैसे की कमी के चलते यहाँ पर एंड के जगह पर और होगा इन सैंक्शन एस्टिमेटेड और एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो भी होगा,
जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज का एस्टिमेट किया तो आपका आ गया 10 करोड़, लेकिन अब पैसे रहने के चलते उसको जो है उतना पैसा सैंक्शन नहीं हो पा रहा है कि नहीं 10 करोड़ का हम नहीं बनवा सकते हैं। उस स्थिति में उसको रिवाइज करके फिर और कम किया जाता है। तो जो एस्टिमेट जो होता है सैंक्शन हो जाता है उसी पे हम टेंडर निकालते हैं। ये नहीं कि मैंने पहले तो अगर बना लिया 10 करोड़ का और बाद में हम ये करके फिर उसका अप्रूवल के लिए भेजे तो वो सैंक्शन तो हो नहीं पाएगा। तो ये सब कागजात में देखनी पड़ती है, ऐसा गलती से ना हो जाए कि वो पहले वाले चीज को हम उस पर प्रिंट कर दें। नहीं, जो एक्चुअल जो सैंक्शन हुआ है उस चीज को देखें कि हाँ जो 10 करोड़ का काम था वो रिवाइज होकर 9 करोड़ समथिंग हो गया है, तो वो सैंक्शन एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगा उसी पे जो है उसमें लिखा हुआ रहना चाहिए, ये हमारा उसका कॉस्ट ऑफ वर्क है। इसके बाद टेंडर शुड बी इन्फॉर्म दैट दे शैल डू इनिशियल इफ करेक्शन एनी रिगार्डिंग परसेंटेज रेट टोटलिंग। हमारे उस टेंडर फॉर्म में ये भी लिखा रहता है कि कॉन्ट्रैक्टरों को बताया हुआ रहता है कि अगर आपसे कोई गलतियां हो जाती है तो आपको वहां पे इनिशियल करना होगा। कोई करेक्शन आप करते हैं तो आपको वहां पर इनिशियल करना होगा। अगर आप इनिशियल करने का मतलब क्या हुआ सर, ये साइन वगैरह क्या? साइन, हाँ साइन का इनिशियल, जैसे होता है ना कि साइन पूरा फुल साइन कर रहे हैं लेकिन कम से कम इनिशियल भी वहां पर आप कर दीजिएगा तो इससे पता चल जाएगा कि आपको आपके द्वारा काटा हुआ है। तो वहां पे उसको जैसे ही क्रॉस करेगा ना, मान लीजिए कि रेट मैंने किसी चीज का लिखा 225 रुपये, फिर काट के मैं सोचा कि नहीं इसको 200 रुपये कर देता हूँ, तो जैसे ही आप क्रॉस करोगे वहां पर और फिर 200 लिखोगे तो वहां पर आपका इनिशियल होना चाहिए, सिग्नेचर। और नहीं तो फिर क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में जो है कि आपका टेंडर कैंसिल भी किया जा सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है, तो इनिशियल करना जरूरी है। तो ये इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा दे दिया जाता है कि उससे कोई गलती ना हो। उसके बाद द टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टेंडर नोटिस शुड बी वर्क आउट एज पर शेड्यूल ऑफ क्वांटिटीज एंड स्पेसिफिकेशन। वो जो टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने, वो जो है कि हम लोग को जिस तरह का क्वांटिटी है, क्या स्पेसिफिकेशन है, वो वर्कआउट करके अच्छे तरीके से इंजीनियर को निकाल लेना चाहिए। क्योंकि टाइम पीरियड जब दे रहे हैं तो उस टाइम पीरियड तक अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर काम को खत्म नहीं करता है तो आप उस पर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लगाते हैं। एक्सटेंशन ऑफ टाइम जब लगेगा तब उसमें क्या होगा कि पैसा उसका कटेगा, कि वो समय मांगेगा कि हमको काम करने के लिए टाइम का एक्सटेंशन दीजिए, तब आप उसका पैसा काटेंगे। तो अगर वो सही नहीं रहेगा कि आपने जो समय सही दिया था कि नहीं, अगर आपने गलत समय दे दिया तब तो उसका फिजूल में पैसा कटेगा। और अगर आपने सोच विचार के सही समय दिया कि हाँ ये 5 महीने में काम खत्म हो सकता है, बशर्ते कोई बाहरी कोई वैसी घटनाएं नहीं घट जाए जिसमें आप दोषी हो, वो अलग चीज है, उसमें फिर आपको यूटी देना पड़ेगा, एक्सटेंशन ऑफ टाइम देना पड़ेगा। तो उस टाइम को भी फिक्स करना चाहिए। टेंडर नोटिस कहाँ रहता है, टेंडर नोटिस should specify place and last date time for receipt of tender and place date and time for opening of tender। उसमें आपको लिखा हुआ रहेगा कि इतना बजे को इतना तारीख तक आपका जो है टेंडर रिसीव किया जाएगा और इतना तारीख इतने बजे को आपका टेंडर ओपन किया जाएगा। ये सब सारी चीज टेंडर डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। मतलब ड्राफ्टिंग करते समय आपको इन सब बातों की ध्यान देनी पड़ेगी। The tender are required to satisfy the period during which contractor agree to complete the work। हाँ, वही कि जैसे कि ये वो जो टेंडर आप निकालते हैं वो उस पीरियड को जरूर, जो हम पहले बताए कि जो टाइम देना चाहिए वही बात और है
कि उसको आपको कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आप टाइम दें कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वर्क को कंप्लीट करने का क्षमता रखता हो, कि आपका टेंडर ऐसा सेटिस्फाई करे कि वो क्षमता रहता हो। ऐसा नहीं हो कि आप समय ऐसा कम निकालिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर उसने कम पीरियड में काम कर ही नहीं पाएगा। अब जहां वार ग्रुप पे काम करना होता है वहां पर टाइम पीरियड बहुत ही कम रहता है, वहां पर उन लोगों को पैसा अधिक दिया जाता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन में बदलाव किया जाता है, वहां पे टेबल टेंडर दिया जाता है कि नहीं हमको ये काम तुरंत कराना है, वहां पर हमको समय का महत्व है। लेकिन यहाँ पर है कि आप समय को फिक्स कर सकते हैं कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी सेटिस्फाई करे कि नहीं 6 महीने का काम है हम कर लेंगे 6 महीना में, माने कॉन्ट्रैक्टर भी फुल्ली जो है आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। The tender notice should specify the place where at the time when contract document can be seen. The tender notice should specify the place where and the time where contract documents can be seen. माने कि आपको उस ईयर में जो है कि जो नोटिस आप निकालेंगे उसमें आपको ये भी टेंडर नोटिस में रहना चाहिए कि आप यहाँ आकर के पता कर सकते हो। जैसे पेपर में आप जब निकालते हैं तो पेपर में जब आप निकालेंगे तो आपको ये उसमें लिखना होगा कि आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस में आकर के इसका डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से अच्छे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या होता है कि साइट पे जाके विजिट करते हैं, तो सबसे पहले पता करते हैं कहाँ पर वर्क होना है, तो वर्क होने के बाद वो साइट पे जाके विजिट करते हैं। चाहे डिटेल्स हमको जानना है कि बताइए कि अगर टेक्निक कैंपस में ही काम होना है तो किस साइड में होना है, कहाँ पर आपका जमीन है, क्या है, तो वो विजिट करते हैं कि हमको हमें क्या क्या सुविधा होगी, वहां पे अप्रोच रोड बना हुआ है या नहीं, या हमको जो है कि टेम्पोररी बनाना होगा। तो उस स्थिति में आपको सब ये चीज जो है कि बताया हुआ रहना चाहिए। ये आपको फॉर्म कब से मिलेगा, वो तो पहली बार जो पॉइंट थी उसमें था कि कब आपको लेना है, कब ओपन करना है, कब रिसीव करना है। अगर कि आपको इसमें भी नोट होना चाहिए कि कब से आपको टेंडर फॉर्म मिलेगा। जो एनआईटी है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, उसमें दर्शाया हुआ रहना चाहिए कि इतने तारीख से आपको टेंडर फॉर्म मिलेगा और कहां पर मिलेगा, ये चीज दर्शाया हुआ है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग टेंडर नोटिस निकालते हैं। जैसे ये टेंडर नोटिस है, ये टेंडर नोटिस है ना, तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि ये डिपार्टमेंट है हमारा कौन, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, RWD। तो है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूरल वर्क डिपार्टमेंट वर्क डिवीजन इमामगंज इनवाइस परसेंटेज रेट टेंडर, इसमें परसेंटेज रेट टेंडर उसने मांगा है, और इतना इतना गवर्नर ऑफ बिहार थ्रू इतना 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 इतना, तो ये निकाला। इसके बाद जो फॉलोइंग PMGSY वर्क्स जो भी निकाला, अब इसमें लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट गया, पैकेज नंबर इतना। अब ये जब उसने निकाला तो इस पैकेज नंबर में जो है कि देख लेगा जाकर कि इस पैकेज में क्या है, कहां से कहां तक है। ऐसे रोड नेम दे दिया है कि रिनेमिंग वर्क ऑफ झील कटिया टू खुर्द बिराज L045, लेंथ उसका दे दिया गया है, एस्टिमेटेड कॉस्ट दे दिया गया है कि 287.21 लाख, बीट सिक्योरिटी है ना, ये जो है कि 5,75,000 ये दे दिया गया है। ये आपको इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अर्नेस्ट मनी। कॉस्ट ऑफ BOQ 10,000 रुपया उसने दिया है कि जो टेंडर फॉर्म आप लेंगे, जो उन्होंने मेहनत करके बनाया है, उसकी कीमत उन्होंने 10,000 रुपये रखी है। पीरियड ऑफ कंप्लीशन 12 मंथ रखा है उन्होंने। अमाउंट पेबल टू वर्क डिवीजन, अब किसको पे करना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD वर्क डिवीजन इमामगंज को, ये उसने निकाल दिया। दूसरा एक और इसके बाद है, सारा डिटेल्स नीचे में दे दिया है कि डाउनलोडिंग ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इतना तारीख टू इतना तारीख तक, ऑनलाइन बिड सबमिशन का डेट दे दिया इतना तारीख का, ऑफलाइन सबमिशन का डेट दे दिया ये, ऑनलाइन बिड ओपनिंग डेट ये। क्योंकि अब तो सब हो गया है कंप्यूटराइज, पहले होता था मैनुअल, तो अब सब इस पर भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है कि हमारा, इसी को हम लोग कहते हैं NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, इसी को लोग NIT कहता है। इसका एक दूसरा ये भी है ना,
कि वन प्रमंडल पदाधिकारी पटना, पार्क प्रमंडल पटना, निविदा, विभाग का नाम पर्यावरण वन एवं जलवायु, विज्ञापन दाता का नाम वन प्रमंडल पदाधिकारी, परिमाण विपत्र वही जो बीओ की हुआ, दिनांक इतना तारीख से इतना तारीख तक मिलेगा। निविदा माने आपको टेंडर कब डालना है, 16/4/2021 को 2 बजे तक ही डालना है। ओपन कब होगा टेंडर, निविदा खोलने की तिथि 16 को ही होगा, 3 बजे होगा, है ना। निविदा प्राप्त की तिथि एवं समय 16 को 2 बजे तक और 3 बजे तक खोलने की, इस तरह से निकाला, इसने दे दिया और उसके बाद ये कार्य का विवरण दे दिया। 100 रुपया इसका दाम रखा है, इसमें अर्नेस्ट मनी 5,000 रुपया रखा है। तो अपना अपना डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से करता है। तो ये चीज हो गई कि आपको इसी को कहते हैं हम लोग नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT। इसको निकालते हैं, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जाता है, अपना सब कुछ पता करके ये करता है। अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी तुम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में पढ़ा था क्या? नहीं सर, उसमें नहीं आया था। टॉपिक नहीं था सर। हाँ, नहीं था। अर्नेस्ट मनी क्या होता है कि जैसे उसमें जो दिया हुआ था अर्नेस्ट मनी, समझ गया ना कि ये देखो दोनों चीज जो था, ये क्या नाम है, देखो बीड सिक्योरिटी भी उसको लोग कहता है, ये भी समझ लो कि बीड सिक्योरिटी। और इसमें था दिया हुआ अग्रधन की राशि, है ना, वही अर्नेस्ट मनी हुआ, अग्रधन की राशि माने आपको पहले जमा करना है। ये डिपार्टमेंट हमेशा लेती है। अब इसके नहीं लेने से बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने के चांस रहते हैं, इसलिए लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, कितना लिया जाता है, देखो। While submitting a tender, the contractor is to deposit a certain amount, करीब 2% of the estimated cost। ये कोई जरूरी नहीं है, 2% से कुछ ज्यादा भी रख सकता है, लेकिन ये 2% के करीब रखा जाता है जनरली, माना किसका ही है। ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट विथ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के साथ 2% जमा करता है, इज कॉल्ड अर्नेस्ट मनी। ये क्या होता है, एज गारंटी फी ऑफ टेंडर। ये आप जो टेंडर में भाग ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप ले लिए फॉर्म और फिर डाल भी दिए और उसके बाद आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो एक गारंटी के रूप में ये लिया जाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। दिस अमाउंट इज फॉर ए चेक सो दैट द contractor may not refuse to accept the work or run away when his tender is accepted। माने कि इसलिए लिया जाता है कि ऐसा नहीं हो कि अगर उसको टेंडर मिल भी जाए और लगे कि अरे मैंने तो रेट काफी खराब डाल दिया, काम मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, वो भाग ना जाए, इसलिए वो 2% उससे ले लिया जाता है। कि अगर वो काम उसे मिल जाता है और उसके बाद भी वो छोड़ के भागेगा, तो वो जो 2% है उसका जब्त कर लिया जाएगा, क्योंकि फिर हमें प्रोसेस करना होगा। आप लोएस्ट हो गए और आप काम छोड़ के भाग गए सारा प्रोसेस करवा करके, और फिर आप भाग गए, तो स्वाभाविक है कि हमारी जितनी टीम मेंबर्स लगे उस काम को करने में, उन लोग का जो सैलरी चाहे जो भी इंगेज होता होगा उसमें, तो वो कहाँ से आएगा? तो माने वर्क कुछ नहीं हुआ। ये ना होगा कि उसको पैसा मिला लेकिन उसने वर्क कुछ भी नहीं किया। तो उस परिस्थिति के लिए वो 2% डिपार्टमेंट रखती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर किसी कारण से भाग जाता है काम को देख करके या काम को समझ करके बाद में, तो उस स्थिति में उसकी 2% मनी जो है जब्त कर लिया जाएगा। In case of contractor refuses to take up the work, his earnest money is forfeited. Earnest money of the tender whose tender has not been accepted is refundable।
कि जिसका जो टेंडर एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, कि मान लो जो ये नहीं रहा, सबसे कम निविदा डालने वाला नहीं रहा, मिनिमम नहीं रहा, तो वो जिसको वर्क नहीं मिला तो उसका लौटा दिया जाता है। जो लोएस्ट टेंडर रहता है सिर्फ उसका रख करके और बाकी का लौटा दिया जाता है, क्योंकि उसने आया ही नहीं, वो सक्सेस किया ही नहीं। लेकिन जो सक्सेस करता है उसका अर्नेस्ट मनी रख लिया जाता है। The earnest money is deposited either in the form of draft, ड्राफ्ट के रूप में भी जमा किया जा सकता है, एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, कि जैसे बैंक में आप पैसा जमा किए हुए हैं तो जो उसका आपको रिसिप्ट मिलता है उसको भी आप जमा कर सकते हैं 2%, एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या पासबुक जो होता है पोस्ट ऑफिस का, उसको भी आप जमा कर सकते हैं। कितने चीजों के लिए अलाउ करती है डिपार्टमेंट कि आप ये चीज जमा कर सकते हैं। चेक इसमें जो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि चेक आपने दिया और आपका चेक बाउंस कर गया कि नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ, तो और हमें काम तुरंत तुरंत करना है, तो उस परिस्थिति में चेक रिसीव नहीं किया जाता है। कि अगर चेक आपने गलत दे दिया है या तो फिर आपका चेक बाउंस कर जाएगा, डाल दीजिएगा, तो जो आपका चार्ज है वही लगेगा ना, लेकिन मेरा तो सफर कर जाएगा सारे काम। तो याद रखना कि इसमें ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पासबुक देते हैं। The tender which is not the tender which is not accompanied by the required earnest money is treated as invalid tender। वो टेंडर जिसमें कि अर्नेस्ट मनी नहीं जमा किया जाता है तो उस टेंडर को हम लोग मान लेते हैं कि ये इनवैलिड टेंडर है। एक्चुअल में टेंडर देखो दो बीड में डाला जाता है, एक को हम लोग कहते हैं टेक्निकल बीड और एक को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल बीड। मुझे लगता है आगे चल के होगा पढ़ना इसमें भी। तो टेक्निकल बीड में क्या होते हैं कि आपको सारे कागजात देने होते हैं और साथ में अर्नेस्ट मनी भी जमा करने होते हैं। आप उसमें तब वो सबसे पहले वही खोला जाता है। पहले एक ही बीड में होता था, लेकिन अब इधर जो है कुछ दिनों से 5-6 साल से 2 बीड में कर दिया है, टेक्निकल बीड और फाइनेंशियल बीड। तो टेक्निकल बीड में क्या होता है कि आपको जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस अर्नेस्ट मनी, चाहे ड्राफ्ट के रूप में, चाहे एनएससी, चाहे जिस रूप में, वो एक लिफाफा में जमा करना है, रखना है। और एक लिफाफा में जो आपको डील ऑफ क्वांटिटी, जिसमें आपने रेट डाला है, जिसको फाइनेंशियल बीड कहते हैं, वो डाला जाता है। उन दोनों लिफाफों को एक और लिफाफा में डाला जाता है, तब आप उस लिफाफा को आप ड्रॉप करते हैं। तो जैसे ही टेंडर खुलता है तो सबसे पहले टेक्निकल बीड खोला जाता है सभी कॉन्ट्रैक्टर का। टेक्निकल बीड खोलने के बाद जो जो उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपके यहाँ जो हमारे डिपार्टमेंट में परफॉर्मा बना हुआ था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो लिखा रहता है, उस फॉर्म बना हुआ रहता है। उसके ऊपर जो ब्लैंक छोड़ा रहता है उसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर का एक एक करके नाम लिख लिया जाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। तो जो उस पेज में नाम ऊपर लिख लेते हैं, इधर मान लीजिए कि लेफ्ट साइड में, पेज के लेफ्ट साइड में आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो लिख दिए, और ऊपर का जो रो है उसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर का नाम भरा जाता है, और हर कॉन्ट्रैक्टर का क्या क्या डॉक्यूमेंट है नहीं है वो एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। उस स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि हमारा क्या क्या चीज वो जमा किया था। अगर उसने अर्नेस्ट मनी ही जमा नहीं किया है तो इनवैलिड हो जाएगा। और चाहे कोई अगर वैसा डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है जिसके लिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि बैंक गारंटी हो गया, चाहे तो इनकम टैक्स रिटर्न सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेबर लाइसेंस, अगर ये सब चीज जमा नहीं किया है तो इनवैलिड हो जाता है। और वहीं पर जो इनवैलिड हो गया तो उसका फिर फाइनेंशियल बीड नहीं खोला जाता है, बाकी बचे हुए लोगों का ही फाइनेंशियल बीड खोला जाता है। तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टरों की संख्या घट जाती है।
क्योंकि वो टेक्निकल बिड में ही नहीं क्वालिफाई किया, तो फिर उसके फाइनेंशियल बिड को खोलने से क्या मतलब, वो उनको वापस कर दिया जाता है कि आप रखिए अपना, आपका टेक्निकल क्वालिफाई ही नहीं किए तो आप फाइनेंशियल कहाँ से क्वालिफाई कीजिएगा। इसके बाद एक आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सर हाँ बोलो। सर, ये जो पासबुक होगा सिर्फ पोस्ट ऑफिस का होना चाहिए या फिर किसी भी बैंक का चलेगा? नहीं, पासबुक पोस्ट ऑफिस का, बैंक का नहीं, बैंक का पासबुक नहीं, पोस्ट ऑफिस का। सर अब तो मतलब कि ज्यादातर ऑनलाइन वेबसाइट पे ही भरा जाता है ई टेंडर, तो उसमें सर अर्नेस्ट मनी भी ऑनलाइन नहीं ले सकता है कि उसके लिए भी? हाँ 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 हाँ, आपको देखिए उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करवाता है ना वो। अच्छा अच्छा, बाद में हार्ड अर्नेस्ट मनी आप ऑनलाइन ही जमा करेंगे, हाँ वही ऑनलाइन ही जमा करेंगे, लेकिन उसकी हार्ड कॉपी बोलेगा कि आपने जमा किया उसका। कहने का मतलब सर किसी भी तरह से उसको पैसा मतलब देना है। हाँ हाँ हाँ, आप ऑनलाइन जब टेंडर हो रहा है तो आप ऑनलाइन उसको ट्रांसफर तो करेंगे ही, है ना, लेकिन जो आपका निकलेगा, जिस तरह का रिसिप्ट कुछ प्रूफ निकलता है ना, उसकी हार्ड कॉपी से जमा करनी होगी। मैंने एक सॉफ्ट कॉपी तो हो ही गई टेंडर बस, उसकी हार्ड कॉपी भी जमा करनी पड़ती है। अभी नहीं उसमें देखा फॉर्म दिया हुआ था ना, जो एक NIT वाला फॉर्म में नहीं देखा है, इसमें देखो। हाँ देखो, नहीं तो ऑनलाइन डाउनलोडिंग वीडियो को, ऑनलाइन बिड सबमिशन डेट ना, ऑफलाइन बिड सबमिशन डेट। हाँ देखो, एक ऑनलाइन बिड सबमिशन एंड डेट है और एक ऑफलाइन बिड सबमिशन एंड डेट है ना, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है ना, यहाँ देख रहे हैं? यस सर, दोनों है। दोनों है ना। उस परिस्थिति में हमेशा स्थिति में कहते हैं कि आप हमको हार्ड कॉपी भी उसका दे दीजिए, मैंने पैसा तो लेगा ही, आप ऑनलाइन भी दिए तो आपका तो पैसा कटेगा ही ना, उसको पैसा तो जाएगा ही ना, कर सकते हैं जमा, आप उसको जमा कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि मान लो कि हमारे पास NAC ही है, ठीक है, तो वही उसका स्कैनिंग करके और डाल देते हैं कि हाँ हमारे ये गया, लेकिन फिर वो उसका ओरिजिनल वो जमा करवाएगा। और ऐसे आप जो ट्रांसफर करते हैं उसके पास, है ना, तो वो तो आप उसको कैश ट्रांसफर करेंगे, आपके अकाउंट से कट करके और उसके अकाउंट में जाएगा, यही जाएगा ना। लेकिन आपको फायदा किस में है, जैसे जो आपने NAC आप ले चुके हैं, तो NAC का पैसा तो आपने क्या किया है, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है, 6 साल के लिए 8 साल के लिए आपने जमा कर दिया है, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना। अब आप उसकी कॉपी को खाली चाहे तो आप घर पे रखिए या डिपार्टमेंट में जमा कीजिए, आपका तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है ही ना, कि आपका उसका जो कॉपी है घर पे नहीं रहेगा, सिर्फ उसके पास रहेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो आपके पास बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप उसको पैसा दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कैश, तो उसका इंटरेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं इस बात को, नहीं मिलेगा। यस सर, यस। वो भले आपको बाद में लौटेगा तो आप, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा आपको। और ये जो आपने NAC या पासबुक आपने जो जमा किया, तो उसका इंटरेस्ट आपको ही मिलेगा, क्योंकि आपने सिर्फ वो कागजात को आपको उसके पास जमा किए हैं, पैसा उसके पास जमा आपने नहीं किया, आपने कागजात को जमा कर दिया कि हाँ हमारा ये पोस्ट ऑफिस में इतने का NAC है, इसका कागजात आप रखिए। समझ गए दोनों में क्या फायदा है? यस सर, डॉक्यूमेंट जमा करना है सर, पैसा नहीं जमा करना। तो अर्नेस्ट मनी मतलब लेने से ये मतलब हुआ सर कि जो एलिजिबल और इंटरेस्टेड ये कॉन्ट्रैक्टर है वही भरेगा, जो फालतू में मतलब कि ट्रायल कर रहा है वो नहीं भरेगा। जो ट्रायल कर रहा है उसका पैसा जब्त होगा, वो अर्नेस्ट मनी जो है वो उसका जब्त होगा, है ना, वो ये होगा, उसका फंसेगा पैसा। अब खाली से ही माने कि जा करके जाते हैं जैसा भी एक टेंडर में था कि 100 रुपये का मिल रहा है उसका टेंडर फॉल, अब 100 रुपया लगा के ले लिया वो, और कहा लाओ मैं भी डाल देता हूँ, उटपटांग रेट उसने डाल दिया और छोड़ दिया। अगर उसका अर्नेस्ट मनी नहीं लगा हुआ होता तब तो वहां के जितने जो एम्प्लॉय है तो परेशान हो जाएंगे कि नहीं इसको तो टेंडर तो इन्हीं को मिला, लेकिन उसको काम करने का मन नहीं है, उसने उटपटांग रेट डाल दिया है। और 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया में ही हमारे उतने एम्प्लॉय परेशान हो गए। इसीलिए हमेशा 2% लेता है कि अगर आप परेशान भी करोगे तो आपको इतना पैसा जाएगा, बाद में वो पैसा उसका एडजस्ट हो जाता है बिल में, लेकिन वो पैसा रखता है गवर्नमेंट।
the security deposit. The security deposit shall be collected by department from the running bill of the contractor at the rate of 5% of the bill amount. जो इसमें दोनों तरीका है भाई, एक ही तरीका नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जिस जो बात हमें थोड़ी देर पहले पता है कि 5% जैसे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है, हर हाल में उसके पास रहेगा, तो 5% सिक्योरिटी डिपॉजिट और 2% वो हो गया 7%। कुछ जगह रूल है कि नहीं वो 10% करता है, समझे कि आपका 2% जो आपसे लिया अर्नेस्ट मनी वो कुछ काम करवाने के बाद लौटा देता है और हर बिल में से 10% का सिक्योरिटी डिपॉजिट काटता है। जैसे आपका CPWD जो है हर बिल से आपको 10% काटेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि अगर आपको 1 लाख का बिल हुआ तो वो 10,000 रुपया आपको काट के 90,000 ही पे करेगा। जबकि RWD वगैरह में क्या होता है कि वो 2% जो रखे हुए था अर्नेस्ट मनी वो, और 5% आपको हर बिल से सिक्योरिटी डिपॉजिट काटते जाएगा हर रनिंग बिल से, तो उसके पास 7% हो गया। तो वो 2% था और 5% काटता था, टोटल उसके पास एट लास्ट जो है 7% ही बचता है। जबकि CPWD वर्क में जो है कि 2% लौटा देता है और वो हर बिल से 10% काटते जाता है, तो दोनों में अंतर है। तो क्या लोग करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कि अब है कि आपने काम किया तो 5% कट के मिल रहा है, तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि वो भी 5% जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, वो भी NSC पासबुक है ना, चाहे तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट के रूप में जो है कि जमा कर देते हैं कि हमारा कम से कम इंटरेस्ट जो है मिलता रहे, है ना। कि कोई आदमी फिक्स किया है पैसा, अगर 10 लाख रुपया फिक्स कर दिया है और वो रसीद को हम ले जा करके डिपार्टमेंट को दे दें कि ठीक है आप इसको रखिए, ये मेरा फिक्स डिपॉजिट है, हम नहीं रखेंगे, तो उसका तो फिक्स डिपॉजिट है तो बढ़ रहा है, जब दुगना होना होगा होगा ही। उसका अगर NSC में पैसा जमा है तो उसका जितना दिन में बढ़ना है बढ़ेगा ही, उसका जो पासबुक पर इंटरेस्ट मिला वो मिलेगा ही। तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर जो है रनिंग बिल में न कटवा करके 5% का FDR या NSC या पासबुक ही जमा कर देते हैं, समझे। और जबकि CPWD में हर बिल से वो काटते जाता है 10%, स्थिति ये है। और हमारे यहाँ का जो है रोड वगैरह, रोड डिवीजन वगैरह जो है सो NSC भी ले लेता है, पासबुक भी ले लेता है। सर तो इसमें सर डिपार्टमेंट ही नहीं कह सकते हैं सर कि इंटरेस्ट इससे मिलेगा ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी का? कौन डिपार्टमेंट? मतलब डिपार्टमेंट इसका ये नहीं दे सकता है सर कि अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का इंटरेस्ट भी मिलेगा? मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो सिक्योरिटी नहीं, डिपार्टमेंट उसका अच्छी नहीं देता है, उसका जो है इंटरेस्ट नहीं देता है। ये हम जैसे वो क्या होता है काटता है तो उसका जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है मान लीजिए, है ना, तो पक्का है कि उसका 10% भी बड़ा होगा, स्वाभाविक है ना, कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट 10% बड़ा। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट के लिए जो है कि सही बात है कि आपको काम जो है कि क्वालिटी भी उसका उतना ही बेटर होना चाहिए। प्लस क्या है कि बड़ा प्रोजेक्ट में है कि वो लंबा समय तक चलता है और काम अनफिनिश्ड अगर कुछ राह छोड़ के चली जाती है बड़ी कंपनीज जो है, तो उसमें भी तो दिक्कत होती है। तो उस तरह का नियम ही बनाया गया है कि नहीं, आपको 10% अपने हाथ में रखिए, क्योंकि जब आप काम फिनिश करवाएंगे, चाहे कोई काम रेक्टिफाई करवाएंगे कि कोई काम गलत कर दिया है ना, तो सबका सुधार उसी पैसा से होगा ना। तो उसकी इंटरेस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमेशा मान के चलो कि जब भी टेंडर होता है तो डिपार्टमेंट का पावर मोर होता है, वो हर पावर को गवर्नमेंट अपने में निहित रखती है कि सामने वाला ज्यादा उछल कूद नहीं कर पाए। अगर वैसा नहीं रखेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए बहुत सा टर्म एंड कंडीशन ऐसा रखे हुए रहता है कि नहीं, उसको एक लिमिट होके चलना होगा। जब इतना टर्म एंड कंडीशन के बाद भी तो सुनते हो ना भाई कि ठेकेदार लोग पैसा खूब कमाता है। yes, तो
तो इसलिए वैसा अगर उतना छोड़ देगा कि नहीं उसके हम सिक्योरिटी डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट दें ये दें, तो दिक्कत की बात है। तो अपना टर्म कंडीशन में रखे हुए है कि हम उसका इंटरेस्ट नहीं देंगे। हाँ, ये हम दे सकते हैं कि आपके पास एनएससी है तो एनएससी जमा कीजिए। चूंकि एनएससी भी जो करवाएगा वो ऑलरेडी सरकार के पास पैसा तो जाएगी ही किसी न किसी रूप से, ये मान रहे हो कि नहीं? जो एनएससी भी करवाएगा तो वो भी चला जाएगा सरकार के पास। तो ये पूरा एक बना हुआ है ये कि हमारा नेशन का डेवलपमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं कैसे कैसे हो सकती है, उस तरह से बना हुआ है कि अगर आप कैश पैसा नहीं देते हैं तो आप उधर जमा कीजिए, तो उधर जमा कीजिएगा तो आखिर पैसा तो आपका उतना दिन के लिए फिक्स हो गया ना। अब 8 साल के लिए आप फिक्स हो गया तो उससे काम गवर्नमेंट निकाल लेती है। तो ये योजना विभाग द्वारा सब बनाया हुआ है रूल्स एंड, उसको लोग इम्प्लीमेंट करता है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह देने की बात नहीं आती है। ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। थे 5% of the billed amount. The earnest money that is deposited by the contractor at the time of tender shall be treated as part of security deposit. है ना, कि उसको भी जो है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में टर्न कर लिया जाता है। तो 2% आपने अर्नेस्ट मनी दिया था तो 7% हो गया। The security deposit can also be deposited as bank draft और fixed deposit receipt, NSE, पासबुक, etc. उससे भी किया जा सकता है। Security deposit is refundable to the contractor after prescribed maintenance period is over. है ना, कि जब आपका पूरा कंप्लीट जो भी मेंटेनेंस वगैरह करना होना था, जिसे रहता है कभी कभी कि 5 साल तक आपको मेंटेन करना है, ऐसा देखा गया है कि आज के पहले ये नहीं होता था वर्क में, लेकिन आजकल के ज्यादा वर्क में ये निकाला जाता है कि आपको 5 साल तक जो है कि उसका मेंटेनेंस रखना होगा, जिससे कि आप उसकी वैसी क्वालिटी बनाइए कि आपको 5 साल तक मेंटेन रखना होगा। तो उसके बाद उस पैसा को लौटाया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर कहीं भागे नहीं छोड़ करके। अगर वो पैसा उसको दे देगा और बिल ले लेगा तो भाग जाएगा, इसलिए उस पैसा को रोक के रखा जाता है। फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये फॉर्मेलिटीज की जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ फाइनल मेजरमेंट रिकॉर्डेड बाय डिपार्टमेंटल ऑफिसर, उसका जो फाइनल मेजरमेंट होता है उसका एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ही जो है कि उसका काम खत्म माना जाएगा और उसके बाद ही उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए बात हो सकती है। अगर 5 साल का मेंटेनेंस नहीं दिया है तो अप्लाई फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर मान लीजिए आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप्लाई किए हुए हैं तो वो जायज है कि नहीं जायज है, उसका अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी देख लिया जाएगा। उसके बाद ही सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस किया जाएगा, है ना। ये सारे चीज माने उसमें टर्म एंड कंडीशन लगे हुए रहते हैं। सी रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स पॉइंटेड, हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स पॉइंटेड आउट बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर, कि किसी तरह का उसमें आपको रेक्टिफिकेशन करना है, सुधार करना है, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर दिखाया है, जिसे आपका वर्क कर दिए, वर्क तो हो गया लेकिन उसके बाद उसको लगा कि नहीं यहाँ पर आपने काम अच्छा नहीं किया था, तो उसको उस समय कॉन्ट्रैक्टर को रेक्टिफाइड करना होगा। यही सब काम करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखी जाती है कि ये सारे काम आप करवा लीजिए तभी उसका रिलीज कीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, नहीं इतना बांध के अगर हाँ बोलो सर। ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब हम लोग पहले ले लेते हैं या फिर रनिंग बिल से काट काट कर रखते जाते हैं अपने पास कि बाद में देंगे? हाँ बताए ना, दोनों चीज बताए, देखो दोनों चीज बताए। मैंने कहा कि वो रनिंग बिल से सिक्योरिटी डिपॉजिट काटी जाती है ना। तो रनिंग बिल से काटने का मतलब है कि आपका बिल अगर 1 लाख का बना तो 5% काट के आपको 95,000 दिया गया, आपके अकाउंट में आएगा। यस सर। आपका 5,000 रुपया कट गया। तो कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं कि पहले ही जैसे एनएससी, पासबुक,
FDR, ये सब ऐसा चीज डॉक्यूमेंट्स है कि आपके पैसा ऑलरेडी आपके यहाँ से निकल के जमा हो चुके हैं, है ना। अब जो है कि उस पैसे का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में आप चाहेंगे तो आप FDR, NAC पासबुक भी जमा कर सकते हैं। उससे क्या हुआ कि आपको अपना पैसा, में पहले पूरा अपना पैसा ले लेंगे रनिंग बिल वाला, फिर उसके बाद डिपॉजिट करेंगे इसको? नहीं, आप अगर पहले ही पैसा जमा कर, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दीजिए, है ना, तो आपका रनिंग बिल में से पैसा नहीं कटेगा। दो ही कंडीशन है ना कि ऐसे रनिंग बिल से काटने का तरीका है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर पहले ही जमा कर देता है FDR, NAC या पासबुक के रूप में, तो फिर उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कटेगी, वो तो फिर उसके पास जमा रहेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट वही हो गया जो FDR है, NAC है, पासबुक है। ओके सर, समझ गया ना। अगर वो जमा नहीं करता है तो उसके हर बिल में से हम लोग पैसा काटते जाएंगे, और अगर जमा कर देता तो हमें पैसे काटने की आवश्यकता नहीं है। क्या समझ गए? हाँ सर, अब क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? यस सर। कंप्लीशन ऑफ वर्क इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग क्लियरेंस ऑफ साइट, माने सिक्योरिटी डिपॉजिट जब तक उसका पूरा तरह से वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, साइट को क्लियर नहीं कर देता है, तब तक हम उसे नहीं लौटाएंगे। ये सब चीजें जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट इसीलिए रखा जाता है। ये 4 पॉइंट मैंने दिया कि इसी के चलते उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट काट के रखा जाता है कि या तो आप काम को रेक्टिफाई कर लीजिए, या तो कहीं आपका क्लियरेंस साइट क्लियर हुआ है कि नहीं उसको करवा लीजिए, या तो फिर आपका कुछ ये है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर मान लीजिए उसने ज्यादा समय लिया है तो उसका अप्रूवल हुआ है कि नहीं, उसको करवाया कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारी चीजों को देखने उठने के बाद ही सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज की जाती है। लिस्ट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, है ना, जो एक NIT हो गया, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, और जो लिस्ट रहेगा टेंडर डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या क्या रहेगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन टू टेंडर, वो तो रहेगा ही कि लेटर जो वहां आपका चिपकेगा वो लेटर भी आपको मिलेगा, कि जो वहां पेपर में जो डाला हुआ था वो लेटर भी मिलेगा आपको। दूसरा कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसमें एक पेज रहेगा, जब आप काम को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो आपका और जो ऑथोरिटी है दोनों का साइन होगा और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। बिल ऑफ क्वांटिटी, जिसमें आपके सारे वर्क के नाम लिखे हुए रहेंगे, है ना, कि कौन कौन सा वर्क करना है, जिसमें आपको रेट भरना होगा, या परसेंट रेट या आइटम रेट, जो भी भरना होगा वो भी आपको मिलेगा। रिलेवेंट ड्राइंग, जो ड्राइंग जो रहेगा उसका वो भी आपको दिया जाएगा। शेड्यूल ऑफ रेट, अगर परसेंटेज पर है तो परसेंटेज रेट पे आपको टेंडर डालना है तो उसमें ऑलरेडी शेड्यूल ऑफ रेट मिलेगा आपको। इंस्ट्रक्शन टू बीडर, आपको क्या क्या करना है उसका सारे इंस्ट्रक्शन भी उसमें रहेंगे। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का है कि आपको क्या क्या करना है, कि कैसे करना है, वहां पर लोकल मजदूर को लाना है कि बालू कहाँ से लगाना है, वो सारा चीज जनरल स्पेसिफिकेशन में भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये सारे चीज जो रहते हैं वो टेंडर फॉर्म में दिए हुए रहते हैं। उसी के अनुसार जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आगे काम करता है। समझ गए पूरी तरह से टेंडर की व्यवस्था को? समझ गया कि नहीं समझा, सो बताओ तुम लोग। बस यही लास्ट है। समझ गए सर? हाँ सर, समझ गया ना टेंडर की व्यवस्था को। यस सर। क्या इंटरेस्टिंग चीज है ना? कोई बुरा चीज नहीं लगता होगा सुनने में? नहीं सर, नहीं सर, इंटरेस्टिंग लगता है ना? हाँ सर, पूरा इंटरेस्टिंग है सर। यस सर, ये नोटिस है रूरल वर्क डिपार्टमेंटल वर्क डिवीजन, ठीक है। शॉर्ट नोटिस इनवाइट रीटेंडर है सर, कहने का एक बार टेंडर दे दिया गया है फिर पुनः बताते हैं बस हाँ। देखो, रीटेंडर का मतलब है कि एक बार टेंडर इसने निकाला, कोई आगे नहीं आया, है ना। टेंडर इनका निकाला था एक बार, कोई आगे नहीं आया इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर, तब इन्होंने फिर क्या किया कि रीटेंडर निकाला है। और ये शॉर्ट नोटिस, ये कम समय के लिए निकाला गया है। पहले वाले में समय लंबा दिया गया होगा, इस बार वाले में समय कम दिया गया है। इसको शॉर्ट नोटिस इनवाइटिंग रीटेंडर कह रहे हैं।
कभी कभी होता है कि शॉर्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर भी होता है, कि जो छोटे छोटे काम होते हैं जिसको जल्दी पूरा करना है, तो उसमें शॉर्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कहलाता है, कि पहला ही बार निकालेगा वो, लेकिन उसको काम बहुत जल्दी करना है और बहुत कम समय में करना है, तो वो ज्यादा आपको गैपिंग नहीं दे सकता है समझने का, बुझने का, और ऐसे कुछ नहीं रहता है तो फिर टेंडर लिखाता है। समझ गए ना, ये भी टेंडर निकला हुआ है। सर कॉलम नंबर तो 6 में सर, हाँ बोलो, कॉल इसी में, ये सर कॉलम नंबर 6 में लिखा हुआ है ना सर, कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस। कॉलम नंबर 6, हाँ हाँ हाँ, ये हाँ सर। तो ये कंस्ट्रक्शन देखो, अब है ना कि एस्टिमेटेड पैकेज टोटल कॉस्ट इन रुपीज इन लाख, कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस। तो अब जो निकलने लगा ना, जो भी टेंडर पहले मेंटेनेंस का नहीं निकलता था, तो अब जैसे कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस है तो 287 लाख जो दिया हुआ है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का सब नहीं होगा, मेंटेनेंस का पैसा कुछ अलग निकाल के इसमें से रख दिया होगा। मान लो कि 17 लाख हो, 15 लाख हो, 10 लाख हो, है ना, तो आपको जो जितना आपका कंस्ट्रक्शन में आएगा, जैसे मान लो कि 17 लाख 21,000 रखे हुए हैं उसका मेंटेनेंस के लिए, तो 2,70,000 ही आपका उसका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हुआ। और वो जो 17,21,000 जो हुआ, कि आप उसको 5 साल तक मेंटेन करके रखेंगे तभी वो आपका रिलीज होगा। समझे बात को? हाँ सर। तो सर ये मेंटेनेंस ऊपर में लिखा हुआ है सर कि 5 साल के लिए करना है रोड का, तो सर ये टैक्स लेकर के भी नहीं कर सकता है कि रोड टैक्स? नहीं वो कौन टैक्स, देखो वही चीज होती है कि बीओटी प्रोजेक्ट होता है और एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है। अब इसमें है कि बीओटी प्रोजेक्ट में क्या होता है कि सरकार छोड़ देती है जनता को, उस व्यक्ति के माने जो आपका एनआरआई है उस पर छोड़ देती है कि आप टैक्स वसूलिए, लेकिन यहाँ सरकार जो अपने से रोड बना करके दे रही है तो जनता की सुविधा के लिए दे रही है कि जनता पर हमारा टैक्स नहीं बढ़े। सब कुछ जनता ही देगा तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, तो बहुत सा टैक्स ले रही है ना, तो ये रोड जो है सरकार दे रही है बना के आपको, तो इस पर टैक्स लगने का सवाल नहीं है। तो गवर्नमेंट ही उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे दी कि 17,21,000 रुपया जो आपको मैं दे रहा हूं, ये आपको 5 साल तक मेंटेन रखना होगा रोड को, तभी होगा। उस अप्रोप्रिएट में कुछ पैसा उसका निकल सकता है कि जैसे मान लीजिए पहला साल बीत गया तो नियम जो भी उसके साथ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ रहेगा, या कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर आपको इतना रिलीज किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है, एक मुश्त आपको 5 साल के बाद मिलेगा। तो टर्म एंड कंडीशन हर जगह अलग अलग लिखा हुआ रहता है, उसी के लिए वो है। तो आज हम खत्म करें, और किसी को कुछ पूछना है? सर इसी में सर ऑनलाइन बिड सबमिशन इन डेट है, ऑफलाइन बिड सबमिशन इन डेट, इसके बारे में फिर से बताइए। ऑनलाइन सबमिशन देखो बिड डेट है कि जैसे आपको दोनों देखो सेम लिखा हुआ है ना, ऑनलाइन बिड सबमिशन एंड डेट 13/4/21 अप टू 15 आवर्स, ऑफलाइन बिड सबमिशन एंड डेट 13/4/21 अप टू 15 आवर्स, है ना, 15 आवर्स, है ना, माने 3 बजे तक। यस सर। 13 तारीख को ही आपको जो है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है करना, आपको 13 तारीख को ही करना है। कि अगर आप ऑनलाइन कर दिए और फिर उसमें लिखा गया है कि आपको उसकी हार्ड कॉपी जमा करनी होगी, है ना, तो आपको 3 बजे तक ही हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। अगर टर्म कंडीशन में लिखा हुआ है कि नहीं या तो ऑनलाइन ही कीजिए या सिर्फ ऑफलाइन ही कीजिए, स्थितियां बहुत अलग अलग होती है ना, वो डिपेंड करता है कि टेंडर में आपने टर्म एंड कंडीशन क्या दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि आप आकर के अधो हस्ताक्षरी से संपर्क कर सकते हैं कि जो टेंडर निकला है आप आकर के वहां बहुत सी चीज पता कर सकते हैं, है ना। एक लास्ट में कुछ वर्ड लिखा हुआ रहता है, देखते हैं इसमें है कि नहीं। रुको, हाँ देखो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ टेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैन बी व्यूड डाउनलोड फ्रॉम दी वेबसाइट इतना इतना इतना। Interested bidder will have to register with their DSC digital signature certificate on the website इतना। For further details please visit website state bihar.gov.in।
यानी कि कोई भी जानकारी लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए अब डिजिटल सिग्नेचर हो गया सब। आप अब उसी डिजिटल सिग्नेचर से आप खोल लीजिए और आप संपर्क कीजिए। मैनुअली आप चाहते हैं तो वहां जा करके आप पता कीजिए कि आपके यहाँ टर्म एंड कंडीशन क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन से जमा कराया जाता है, ऑफलाइन नहीं। कभी कभी ऑनलाइन भी जमा कराने के बाद उसकी ऑफलाइन भी जमा होती है। तो जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। पहले कुछ दिन पहले तक यही होता था कि ऑनलाइन भी भरिए और ऑफलाइन भी आप जाके जमा कीजिए, मैंने सॉफ्ट कॉपी डालिए और हार्ड कॉपी भी जमा कीजिए। अब धीरे धीरे हो रहा है कि सिर्फ सॉफ्ट से ही काम चल जाएगा, वहीं से बैठे बैठे अपना घर पर बैठे बैठे देख लीजिए। आप डिस्टर्ब उसके टेंडर को जब वो पैक कर देगा तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जबकि पहले होता था कि आपका जब हार्ड कॉपी जमा होता था तो उसमें से एक आध कॉपी अगर मिला हुआ कोई है आपका वहां का कोई स्टाफ है ना, जिससे आप गलत करवाना चाहते हैं, तो हार्ड कॉपी वाला में से एक कॉपी हटवा दिया, उसको कह दिया कि आपका तो ये पेपर जमा ही नहीं है, आप तो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। अब तो है कि आप ई टेंडरिंग कर करके और लॉक कर दिया तो आपका कोई देख ही नहीं सकता, उसको मैंने हटा ही नहीं सकता उसमें से कोई भी कॉपी। तो ऐसी ऐसी स्थितियां बन रही है। तो ये दोनों जो है कि ऑनलाइन करने का माने हुआ कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन जो है सबमिशन कर दीजिए यहीं से अपने कंप्यूटर लैपटॉप से, और ऑफलाइन माने कि आपको वहां जा करके सबमिशन करना है। समझा? संदीप पूछ रहा था ना। समझ में आ गया। हमें ये डाउट में था ना सर कि एक ही कैंडिडेट एक ही कॉन्ट्रैक्टर ऑनलाइन मोड भी करेगा ऑफलाइन मोड करेगा, ये तो टर्म एंड डिपेंड करेगा। टर्म एंड कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि अगर उसको बोला गया कि आप ऑनलाइन करके हमारे के ऑफलाइन सब कुछ जमा कर दें, है ना, या तो उसको सिर्फ बोला गया कि आप ऑनलाइन ही जमा करें या ऑफलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं, दोनों कंडीशन हो सकता है ना, कि या तो आप ऑनलाइन करके ऑफलाइन मेरे के यहाँ जमा कीजिए, या तो सिर्फ ऑनलाइन करके छोड़ दीजिए, या वैसे कॉन्ट्रैक्टर जो ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं वो मेरे के यहाँ ऑफलाइन कीजिए, है ना। तो कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो देखना ठीक है सर। ये टेंडर देखकर हम बता सकते हैं कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? क्या बोलो? सिर्फ टेंडर देख के बता सकते हैं कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाँ बता सकते हैं। कौन वाला टेंडर? ये टेंडर? हाँ ये टेंडर। किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मतलब? तो साफ इसमें लिखा हुआ है परसेंटेज रेट टेंडर लिखा हुआ है। देखो लिखा हुआ तो है सर ऊपर में, परसेंटेज रेट टेंडर है ना लिखा हुआ। हाँ सर ये तो लिखा हुआ है। और जनरली मैंने बताया था तुम लोगों को, याद करना कि रोड वगैरह में क्या होता है कि ज्यादा उसमें वेरिएबल होने की संभावना नहीं रहती है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है वही उसका बिल ऑफ क्वांटिटी हो जाता है। मैं शायद बताया था कि रोड वगैरह में जो है कि जो उसका बनता है एस्टिमेशन वही उसका वैल्यू होता है। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में है कि रेट अलग अलग लेके रख लेंगे, लेकिन अभी रोड बनवाते समय तो मैं रोड तो क्या करूंगा, मैं उसमें ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 यही तो डालना है। बताए थे ना हम ये बात को? हाँ यस बताए थे कि इसमें परसेंटेज रेट ही चलेगा, आइटम रेट का तो इसमें मतलब ही नहीं है। जनरली जो है कि ये जो है कि ऑलरेडी परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन ऐसे ऐसे टेंडर जो रोड के टेंडर होते हैं मोस्टली परसेंट रेट होते हैं। ये मान के चलो बिल्डिंग के रेट मोस्टली आइटम वाइज होते हैं, लेकिन अब आइटम वाइज होते हैं। पहले ये भी परसेंटेज निकाला जाता था, वो दे दिया। चूंकि आइटम रेट में परेशानी भी है, डिपार्टमेंट को भी परेशानी है और कॉन्ट्रैक्टर को भी परेशानी है, लेकिन आपको सही रूप से आप काम ले सकते हैं। और जबकि सीपीडब्ल्यूडी में मोस्टली जो होता है टेंडर निकलता है वो आइटम रेट टेंडर निकलता है, क्योंकि वो देखता है कि हमको इससे काम दूसरा भी लिया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्टर से। ठीक है, अब हम सर इसका एग्जाम में फॉर्मेट आ सकता है बनाने? इसका एग्जाम में फॉर्मेट? हाँ आ सकता है। समझ लो, आ सकता है। इसी तो दे दिए, समझ लो उसको। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो सर कि ये कहने मतलब कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है सर वो किसके बाद एग्जैक्ट शुरू हो जाता है? सर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था शायद 2020 या 19 ऐसे में।
क्या किसके कहने मतलब किसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन या बजट प्रोविजन, जो फाइनेंशियल सेक्शन हुआ ना सर, उसके बाद? वर्क ऑर्डर जो होता है उसके बाद काम शुरू होता है। जो माने टेक्निक, हाँ, जैसे अगर तुम बताओगे तो उसी में से बताना होगा। ऐसे तो जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब वर्क ऑर्डर देते हैं, है ना, माने एक्सेप्टेंस लेटर जब देते हैं तभी काम शुरू होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास जो चीज दिया हुआ है उसमें बताओ तो हम बता दे सकते हैं कि जैसे टेक्निकल सैंक्शन तो होना ही है, वो तो पहले ही होगा, उसको तो मान ही नहीं से उसका वर्क शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल अप्रूवल हो सकता है, और क्या क्या था बताओ, तुम बताएं, वैसा अगर हुआ तो हमको बताना। सर क्वेश्चन भेज देंगे सर अभी। हाँ भेज देंगे, उसमें जो होगा ना देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा आंसर है, तब उसमें हम बता पाएंगे। ऐसे जनरली जो है कि वर्क ऑर्डर होता है तभी जाकर के उसको काम शुरू होता है। और एग्जीक्यूटिव वर्क ऑर्डर मोस्टली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ही वर्क ऑर्डर देते हैं, ये भी हमेशा, क्योंकि उन्हें को माना जाता है। हाँ सर बुक में एक लाइन पढ़े थे कि आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन द एस्टिमेट इज गिवन देन ओनली वर्क इज टेकन अप फॉर कंस्ट्रक्शन। उसमें तो कहने का मतलब यही है सर कि टेक्निकल सैंक्शन हो गया तो कंस्ट्रक्शन के लिए उसको शुरू कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, कंस्ट्रक्शन टेक्निकल सैंक्शन के बाद शुरू होने का बात ही नहीं है। अच्छा यही डाउट हमको बताना, भेजना उसको हमको। हाँ ठीक है सर, हाँ दोनों को भेज देते हैं सर हम। हाँ भेजना, बुक वीक का भी और क्वेश्चन। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्निकल डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स था जो कि क्लियर नहीं हो पा रहा था। हाँ बताओ ना, बोलो देख लीजिए आप पे व्हाट्सएप किए हैं। व्हाट्सएप किया है? हाँ। एक मिनट। The removal of a structure. Sir, third or fourth point maybe. Third or fourth. In this, there is no any construction activity, and tender can take away all the material of whole building in the form of fee and extra amount of material to be paid to the owner. देखो इसमें थर्ड में क्या है? इन दिस देयर इज नो एनी कंस्ट्रक्शन। कोई कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन का मतलब कोई कंस्ट्रक्शन तो एक्टिविटी है ही नहीं, है ना। एंड टेंडरर कैन टेक अवे ऑल द मटेरियल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, है ना। वो ओल्ड बिल्डिंग का सारा मटेरियल चाहेगा तो अगर मान लीजिए आपने उसको लगाया है कि वो मटेरियल मेरा सही है तो वो ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ फी, है ना। कि जैसे आपने उसको मान लिया कि हमारा भाई इसमें जो ईंटा निकलेगा सब सही है ना, चाहे जो मेरा छड़ निकलेगा वो सब सही है, इसको आप जितना मैं आपको डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तोड़ने का जो पैसा लगेगा उसके एवज में जो है ये आपका पैसा फी के रूप में काम करेगा, समझे। ये टेंडरर कैन टेक अवे ऑल द मटेरियल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ फी। वही हुआ कि आप उस स्थिति में जो है कि आप उसको, जो आप चाहते हैं कि इसको हमको तोड़ने में अगर 50 लाख रुपया लग रहा है तो 50 लाख जो है कि वो फी हो गया कि इसको तोड़ने के लिए। तो उस स्थिति में हम कॉन्ट्रैक्टर से कह सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल हमारे निकलेंगे वो हमारा आप ले जाइए और आपसे हम माने कि पैसे की जगह पर जो हम पैसा आपको देते तोड़वाने के लिए वो आप इतना मटेरियल ही ले जाइए। ये चीज हो सकता है। जैसे उसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को जो है कि आपको तोड़ने के लिए चाहे मलबा फेंकवाने के लिए तो पैसा देना पड़ेगा ना। हाँ यस सर। तो आपका जैसे अगर उसमें तो आपको देना होगा ना कि इतना पैसा आपको, मतलब कि इतना का 50 का टेंडर है ये, कि गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 50 रुपया दे रही है इस मलबा को तोड़ के फेंकने के लिए। लेकिन अगर उस मलबा में 50 रुपए का कोई मटेरियल है ना, तो उस मटेरियल को अगर कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है तो ये जो टेंडर फी है वो एडजस्ट हो गया उसके साथ, अगर वो तैयार हो जाता है तो, है ना। तो ये सारे टर्म कंडीशन बताए रहेंगे, ठीक है, समझ गया ना। यहाँ पर पॉइंट 4, द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर हु इज
quoting the highest amount unlike in building contract. हाँ, इस परिस्थिति में the contractor is given to the contractor who is quoting the highest amount unlike in building contracts. अब जैसे क्या होता है कि मान लो कि जो चीज तुम अनयूजफुल है, तुम्हारा कुछ उसमें ऐसा चीज है जहां पर आपको उसको मलबा फेंकवाना है, तो वहां कॉन्ट्रैक्टर को तो आप पैसा दे करके फेंकवाओगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जहां पर कि आपको उसमें इतनी मूल्यवान वस्तु है कि उसका कुछ मूल्य है। इससे जो नीलामी करते हैं हम लोग, कैसे नीलामी करते हैं कि कोई सामान को हम नीलामी करते हैं, अगर हम पॉलिटेक्निक में ही जो हमारा जितने खराब हो गए हैं मशीन्स वगैरह है ना, उसकी अगर हम नीलामी करते हैं, तो नीलामी करते समय क्या होता है, वो भी एक तरह से उसको डिसमेंटलिंग करके ले जाएगा हमारे मशीन्स को। तो उस तरह का जब स्ट्रक्चर की बात आएगी, तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर को जो हाईएस्ट रेट देगा कि नहीं, आप अगर ये बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग के बारे में मत लेके चलो, और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे लोहे का कोई घर है ना, तो लोहे का तो मूल्य है। अब तो ये अगर तुम तो लोहे का मूल्य है, तो लोहे का अगर लोहा का मान लो मेरा मशीन खराब भी हो गया, चाहे लोहे का घर खराब भी हो गया, तो भी उसकी तौल की कीमत मिलेगी। तो उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर जो हाईएस्ट रेट देगा उसी को वो टेंडर दिया जाएगा, वहां पर लोअर वाले को नहीं दिया जाएगा। हाँ सर, ऐसा केस तो लगता है बैंक वगैरह में हम सुने भी हैं सर कि उसका नीलाम हो रहा है, सब कुर्सी बेंच ही सब, उसके बाद उसके बाद उसको तोड़वाया जाएगा। फिर उसके बाद वो अपना तोड़ के ले जाए, जैसे ले जाए, माने कि हमको आपको यहाँ से ले जाना है, इतना तारीख तक खत्म करना है, समझे। अब जैसे हमारा पॉलिटेक्निक का बिल्डिंग ही था, अगर इसमें कुछ वैसे सामान रहे होते जो अगर मूल्यांकन जिसका होता है कि नहीं इसमें हमको 30 लाख का सामान है ना, और इसको तोड़ने में हमको मुश्किल से 10 लाख रुपया खर्च आएगा, तो उस स्थिति में हम फिर इसको क्या करते, उसी तरह से टेंडर करते हैं कि जो हमको 20 लाख देगा उसको हम ये चीज बिल्डिंग तोड़ने के लिए दे देंगे, कि उसमें से क्योंकि उसको सामान निकलेगा ना 20 लाख का, उस स्थिति में वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को हाईएस्ट रेट भरेगा, उसी को बिड मिलेगा, वहां लोअर वाले को बिड नहीं मिलेगा। समझ गए बात को। एक तरह से ये नीलामी प्रक्रिया वाली बात हो गई कि वहां पर हाईएस्ट वाले को मिलेगा। उसके बाद वाला, द ऑनर शुड टेक द एंटायर अमाउंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर हैंडलिंग ओवर द बिल्डिंग फॉर डिमोलिशन। अब उस परिस्थिति में जो है कि आपको जब तोड़ ताड़ के सब ले जाएगा, तो पैसा सारा कॉन्ट्रैक्टर से जो है गवर्नमेंट जमा करवा ले। समझ गए बात को ना, कि दोनों में दो चीज है। एक चीज है कि जहां आपको मलबा फेंकना है, जहां आपका उसका मूल्य एकदम खत्म हो चुका है ना, वहां पर आपको अपने से पैसा देकर के उसको तोड़वाना होगा। और अगर कुछ उसमें अगर इम्पोर्टेंट है जिसका भी स्क्रैप हाँ, अगर उसमें स्क्रैप वैल्यू, हाँ उसको देखना होगा कि अगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसका स्क्रैप वैल्यू हम देखेंगे कि हाँ इतना का है, और तब अगर हमको कोई इतना पैसा देगा तभी हम उसको ये जो है डिमोलिश करने के लिए आदेश दे सकते हैं। तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा जो है सो जो हाईएस्ट देगा उसी को दिया जाएगा, उसमें लोएस्ट नहीं चलेगा। समझ गए बात को। हाँ सर। अगर सर लैंड से अगर बहुमूल्य सामान मिल जाती है तो नहीं, हाँ तो उसमें तुम लोग हम पढ़ाए थे, याद करो, अगर लैंड फाउंडेशन में पढ़ाए थे कि लैंड से अगर बहुमूल्य सामान मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट को देना होगा। अच्छा, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग मैंने बताया था, अर्थवर्क में मैंने बताया था एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में कि अगर कोई कीमती वस्तु मिल जाती है आपको अर्थवर्क करने में, तो वो आपको गवर्नमेंट को सौंपना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो जाता है सर। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार कहिए, जो भी कहिए। समझ गए बात को, हम बताए थे। यस सर बतलाए थे। ठीक, वो हो जाएगी, गवर्नमेंट की हो जाएगी। चलो आज का फिर सेकंड क्लास लेना है 6